एसएससी इक्वल्स टू स्कैम। भारत देश में अलग अलग महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्थाओं में से एक एसएससी पर गहरे सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल गहरे होने के साथ साथ बुनियादी भी हैं। सवाल संस्थान की पारदर्शिता पर उठा रहा है। सवाल उठ रहा है कि पैसे देकर बच्चों को नौकरियां दी जा रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ जहां 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट सरकारी नौकरी के ही से रिलेटेड एक केस में सरकारी नौकरी देने वाली संस्थानों में पारदर्शिता लाने की बातों पर जोर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट जॉब्स के प्रक्रिया की सैंक्टिटी को मेंटेन करने की बात कर रही है। वहीं पर सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम में गड़बड़ी की बात बच्चों और अभिभावकों को आहत करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर। आप हैं मेरे साथ ज्ञान सूत्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए। यह वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी जरूरी है, ताकि वह यह समझ सके कि समस्या कहां है और समस्या क्या है। आखिर क्यों बच्चे इतनी तैयारी के बावजूद भी कई बार नौकरी ले पाने में असफल रह जाते हैं, जबकि उनकी तैयारी अच्छी रहती है, उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की होती है। जब गड़बड़ी सिस्टम में ही हो तो फिर बच्चे क्या करें? बच्चों के पास बचा क्या रह जाता है? और ऐसे में अभिभावक भी अगर उनके साथ खड़े ना हो तो फिर आप उन बच्चों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अभिभावकों का अपने बच्चों का साथ देना भी बहुत जरूरी है, और ये वीडियो इसलिए भी अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी बुनियादी सवालों पर चर्चा करेंगे, है ना। और सबसे पहले तो हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जहां से ये बवाल शुरू हुआ है, ये एसएससी सीजीएल 2024 का जो रिजल्ट है। खैर, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। ये वीडियो, है ना, हर एक बच्चे और पेरेंट्स, बच्चे ही नहीं, मैं वापस कह रहा हूं, ये अभिभावकों तक पहुंचना भी जरूरी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, है ना, उन तक तो पहुंचना जरूरी है ही, कि उन्हें पता चले कि सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, कहां फॉल्ट है, और आखिर क्यों तैयारी के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई बार हम खुद को डाउट कर लेते हैं, है ना, सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाए, हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही है, हम उतने लायक नहीं है, और अभिभावक भी सॉरी अक्सर ऐसा ही मान लेते हैं। तो ये वीडियो सभी तक पहुंचना जरूरी है, ताकि अभिभावक ये समझ सके कि उन्होंने जो बच्चों से उम्मीद लगा के रखी हुई है कि उनका बच्चा एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो नौकरी ले लेगा, इस साल या अगले साल नौकरी ले लेगा, तो उन्हें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां हो रही है, क्या क्या सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, ताकि वो बच्चों के साथ खड़ा हो सके, ताकि वो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ सके, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बट वो इस लड़ाई का हिस्सा बन सके। इसलिए वीडियो सबके पास जाना जरूरी है, और इन सारे सवालों को जानना भी जरूरी है। तो ये क्यों उठ रहे हैं सवाल एसएससी पर, ये सारे ही चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं कि ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ है। ऐसा नहीं पहली बार सवाल उठ रहा है, बट इस बार ये सवाल सॉरी ये बहुत ज्यादा, बहुत बड़े स्केल पे उठ रहा है, और उसका कारण है एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल रिजल्ट, है ना। इसकी कंट्रोवर्सी के पीछे पूरी कहानी क्या है ये समझिए। देखिए, इसके पीछे सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है, आपको दिखता है हाई कट ऑफ, है ना। जब आप इस बार का रिजल्ट देखते हैं तो आपको दिखता है कि जो लोवेस्ट कट ऑफ गई है वो 335 के आसपास गई है, 335 के आसपास कट ऑफ गई है। अगर आप देखें, है ना, और जो अच्छे, ये लोवेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो आपका पोस्टल असिस्टेंट पीए का एग्जाम होता है, पीए का जो पोस्ट होता है उसकी, है ना, जो अच्छे पोस्ट हैं उसकी कट ऑफ तो भाई 360 प्लस गई है, 370 तक कट ऑफ गई है। बच्चे इतने मार्क्स कहां से लाएंगे भाई? एसएससी आखिर क्या सोच करके ये आंसर की बनाती है, क्या नॉर्मलाइज करती है, कैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रही है, ये सारी बातों पर ऐसे चर्चा भी करेंगे कि कट ऑफ इतनी ज्यादा जा रही। जो नए बच्चे हैं जो अभी देख रहे हैं, वो इतनी कट ऑफ देख करके क्या इस एग्जाम की तैयारी करने का सोचेंगे भी, और जो जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है वो तो छोड़ देंगे, वो कहीं और तैयारी में या किसी और काम में लग जाएंगे ऐसी स्थिति में। जो दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर है इस बार, और वो है ये अजीबो गरीब तरीके से नॉर्मलाइजेशन। मतलब नॉर्मलाइजेशन तो भाई कहने वाली बात ही नहीं है, मतलब कुछ भी कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। आप ये सोच सकते हैं नॉर्मलाइज कैसे हुआ है, तो किसी बच्चे के 10 मार्क्स बढ़े हैं तो किसी के 90 प्लस मार्क्स बढ़े हैं।
मतलब कोई दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है भाई, सिर्फ दो शिफ्ट में, और लेकिन नॉर्मलाइजेशन का नंबर देखो, है ना, आंसर की के नंबर और जो अभी कट ऑफ का नंबर आया उसको अगर कंपेयर करें तो मतलब क्या ही नंबर दिए गए एक बच्चे का। और ये मैं ऐसे नहीं अनुमानित नहीं कह रहा हूं, ये वेरीफाइड है। जो रैंक मित्रा जैसे जो वेबसाइट जहां पर लोग आंसर की, सारे एसएससी के बच्चे आंसर की चेक करें, वहां पर किसी बच्चे का, है ना, 210 स्कोर आया है, और उसका जो रिजल्ट बना है, उसका जो रिजल्ट बना है ना, उसका ये है ना, आई थिंक एससी कैटेगरी से थे, और 306 उसका एक कट ऑफ गया है, और वो कट ऑफ क्वालिफाइड है, यानी उनका 96 प्लस मार्क्स बढ़ गए हैं, है ना। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर 300 प्लस था, यानी 320 था, 325 था, 330 था। एक लड़की के मैंने स्कोर देखे जिसका 341 स्कोर था, है ना, रॉ स्कोर था, और उसका सिलेक्शन तक नहीं हुआ। मतलब क्या नॉर्मलाइज किया है, क्या दिक्कत है भाई, है ना। एक सवाल ये तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कि जो बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि 2 दिन के शिफ्ट में, 2 दिन का ही शिफ्ट हुआ है, इतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स डिफर कैसे कर सकता है ना। बात समझ में आ रही है। और मैं तो एक ही दिन के शिफ्ट के दो बच्चों को जानता हूं जिसके मार्क्स आसपास थे, और रिजल्ट में आप देखेंगे तो एक को लेवल 7 का जॉब मिला, और एक को सबसे लोएस्ट, ये जो पीए, वो जॉब मिल रही है, ठीक है। और कई बच्चों का ऐसा सीन मैंने जैसा कहा भी कि इतने नंबर के साथ उनको मिला, उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, ये हालत है। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन का इशू है। तो मेरे भाई, अगर रॉन्ग क्वेश्चन का इशू है तो चलो मैं ये मानता हूं कि 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो अगर किसी का 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बंदे ने सारा ही रॉन्ग किया ही होगा। और अगर मान लेते हैं कि उसका रॉन्ग था और आंसर की में वो चेंज हो गया, ठीक है, तो उसके मार्क्स में चलो 10-20 नंबर का चेंज हुआ, अरे बट यहां जो 90-90 नंबर बढ़ रहा है, 50-50, 60-60 नंबर बढ़ रहा है। एक लड़के का, है ना, वो तो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है, 299 उसका स्कोर है ओबीसी कैटेगरी से, और उसको, है ना, जॉब जो मिली है जिसका कट ऑफ 362 प्लस है, उसका कट ऑफ उसको तीन, इसको 60-60 नंबर, 70-70 नंबर कैसे मिल जा रहे हैं फिर। जिसका 330 है, मान लो कि उसने 4 क्वेश्चन गलत भी करे तो उसका नंबर अगर 10 नंबर 15 नंबर घटा भी, तब भी नॉर्मलाइज अगर इस तरह से हुआ है, तब भी तो वो सिलेक्टेड होने चाहिए, फिर वो सिलेक्शन से बाहर कैसे हैं। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन की समस्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नो डाउट। और लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस बार का नॉर्मलाइजेशन है। कोई मतलब कुछ भी नॉर्मलाइज कर दिया है, नॉर्मलाइज के नाम पे तो कुछ भी कर दिया गया है। मतलब जैसे कि इसके 15-20 क्वेश्चन सही कर दिए हैं एसएससी ने, ऐसा लग रहा है। क्या ही हुआ है, समझ से बाहर है। आंसर की अभी तक रिलीज नहीं किया है ना। अभी जैसा मैंने कहा कि कई बच्चों का आंसर की में बहुत अच्छे मार्क्स होने के बाद उनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम तक नहीं है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया 341, जिसका 341 रॉ मार्क्स है ना, उसको एसएससी का जो टॉप पोस्ट है वो मिलेगा भाई, और उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्या हो रहा है। और ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, अपने अभिभावकों को क्या समझाएंगे। उन्होंने जब आंसर किया है, उन्होंने तो भाई कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को एश्योर कर दिया होगा कि मेरे तो इस बार हो रहे हैं, कोई ना कोई तो भाई जॉब मिलेगा, इतना तो श्योर हो गया आदमी। उसने अपने पेरेंट्स को, फैमिली को क्या क्या ना प्रॉमिस कर दिया होगा इस ड्यूरेशन में, और पता चल रहा है उसका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं। बच्चे सुसाइड कर लेंगे भाई ऐसे में। और अभिभावकों को भी समझना होगा कि सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी कारण बच्चे शिकार हो जा रहे हैं, है ना। कई सारे लोग हैं, मैं कितनों को ही ऐसा जानता हूं जो इस चीज का शिकार हुए इस साल हुए, और पिछले साल भी 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है रिजल्ट को लेकर के, अभी तक उसका कोई माई बाप नहीं है भाई, है ना। और एक गड़बड़ी जो इस बार दिख रही है वो एक पोस्ट अलोकेशन की मैं गड़बड़ी आपको समझाता हूं, है ना, ये भी आप बढ़िया अच्छे समझिए, है ना। रैंक अच्छा होने के बावजूद हायर पोस्ट नहीं मिलना। अब ये तो मेरे एक पर्सनल रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूं, उसका रैंक जो है, एसएससी जो रैंक रिलीज किया उसका 1307 रैंक है, ठीक है, और उसको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जॉब मिला है, लेवल 7 का जॉब है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब ये कैटेगरी, ये जो है B20 करके कैटेगरी जो उसमें आता है, पोस्ट कोड है B20 में। इन्होंने, है ना, पोस्ट प्रेफरेंस में कहीं पहले B3 B4 ये सारे बने, यानी कि जितने भी जो एसओ वाले पोस्ट हैं, है ना, वो सारे ही बड़े थे, एओसिन, सीएसएस, एमईए सब बढ़ा था, ठीक है। और अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसका रैंक 1307 है, ठीक है, इसको B20 मिला। बट जब मैंने रिजल्ट का लिस्ट, मैंने ये चेक किया, लिटरली मैं कोई ऐसा कहीं से नहीं बोल रहा हूं, मैंने चेक करा, ठीक है, और जिसके रैंक 1700, सेम कैटेगरी में 1700 प्लस है, उनको, है ना, B03 का जॉब मिल गया है, मतलब उनको हायर पोस्ट मिल गया। और जिनका 1307 रहेंगे, ये मेरे रिलेटिव का नंबर है, ठीक है, और उसको नहीं मिला भाई।
जबकि उन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में पहले बढ़ा भी है। तो मतलब रैंक अच्छा दिया भी है एसएससी ने और फिर भी पोस्ट उनको कोई और दे दिया, मतलब उनके हिसाब से पोस्ट दिया ही नहीं है। और ये ऐसे कितने ही बच्चों के साथ हुआ है, मैं मतलब बता नहीं सकता कितने बच्चों के साथ ये फेरबदल हुआ है, कितने ही बच्चों के साथ। किसी के मार्क्स ज्यादा, बहुत ज्यादा मार्क्स थे फिर भी उनको लोअर पोस्ट मिल गया, और किसी के बहुत कम थे उनको हायर पोस्ट मिल गया। मतलब अजीब हालत है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब जरा हम लोग जो बात करते हैं कि आखिर एसएससी का कोर इशू है क्या। ये इन सभी लोगों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो करने का प्लान कर रहे हैं, और जो अभिभावक हैं, इस सब इस मुद्दे को अच्छे से समझे, कहां प्रॉब्लम है, खामियां कहां है। और आप अगर आवाज उठा रहे हैं तो किसके खिलाफ आवाज उठानी है आपको। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही एक इशू नहीं है, कई सारे एसएससी में इश्यूज हैं, और यहां पर मैं सारे ही इश्यूज को डिस्कस कर रहा हूं। एक एक करके सारे इश्यूज को आप समझिए कहां प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो एग्जाम लेवल ही है भाई। अब मैं आपको बताता हूं, एमटीएस ये 10th लेवल का एग्जाम है, और सीएचएसएल ये 12th लेवल का एग्जाम है, सीजीएल ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है ना, ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है भाई। और ये डिफरेंट लेवल का एग्जाम है, बट जब इनके क्वेश्चन आप देखेंगे सबके बराबर है, यानी लेवल ऑफ एमटीएस, लेवल ऑफ जीडी, लेवल ऑफ सीएचएसएल, लेवल ऑफ सीजीएल सब बराबर है। मतलब क्या है भाई, क्या सेंस बन रहा है इसका, क्यों नहीं जाएगी कट ऑफ हाई। अगर एमटीएस का लेवल सीजीएल का लेवल सेम ही रखोगे तो क्यों नहीं जाएगी भाई। सीजीएल वाला एमटीएस में भी सिलेक्शन ले रहा है, सीएचएस वाला एमटीएस में हो रहा है ना, सीजीएल वाला सीएचएसएल में हो रहा है, सीजीएल वाला जीडी में घुस रहा है, सीजीएल वाला एमटीएस में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि भाई सबका लेवल एक जैसा कर दिया आपने। जब सबका लेवल एक जैसा ही करोगे तो एक ही बच्चे 10 एग्जाम भरेंगे, 10 क्वालिफाई करेंगे, तो बाकी लोगों को जॉब कहां मिलेगी। तो सबसे बड़ा तो समस्या यहां है कि एग्जाम का लेवल ही आपने, अरे कुछ तो स्टैंड, अरे भाई ये ग्रेजुएशन लेवल का है तो कुछ तो उसका स्टैंड। कई बार तो ऐसा हुआ है कि एमटीएस का लेवल ज्यादा हाई है और सीजीएल का लेवल कुछ नहीं है उसके सामने। मतलब आपने ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम और 10th के लेवल के एग्जाम में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा, या इवन कई बार तो इसका ही लेवल गिरा दिया आपने। वाह क्या बात है एसएससी। मतलब इस लेवल का बेवकूफी कौन कर, इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आप इतने बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज में लोगों को जॉब दे रहे हो और आप ये कर रहे हो। प्रॉब्लम यहां है, बच्चे यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। अगला सवाल, मल्टीपल शिफ्ट्स एंड नॉर्मलाइजेशन, ये तो सबसे बड़ा, इस बार का तो सबसे बड़ा ब्लंडर यही है। एक तो भाई तुम मेंस जैसे एग्जाम को, मतलब प्रीलिम्स में समझ में भी आता है मल्टीपल शिफ्ट, क्योंकि प्रीलिम्स में बच्चे बहुत है, 20 लाख 30 लाख बच्चे दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसका एक बार में कंडक्ट पॉसिबल है, मल्टीपल शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मेंस एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट क्यों हो रहा है भाई। आप 1 लाख बच्चे का एग्जाम एक बार में नहीं करवा पा रहे हो, अरे एक ही दिन में 2 शिफ्ट करके करवा लो। आपके पास टाइम तो है, आपके पास मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। नहीं, लेकिन फिर भी इनको 2 शिफ्ट में कराना है, 10 शिफ्ट में कराना है, मेंस ऐसे एग्जाम को अलग शिफ्ट में कराना है, और फिर नॉर्मलाइज के नाम पे कुछ भी अलाई बकच कर देना है, मतलब कुछ भी बकेती कर देना है भाई। किसी का 10 नंबर बढ़ा देना तो किसी को 90 नंबर बढ़ा देना। मतलब कर क्या रहे हो। अब आप पर स्कैम का चार्ज आप लोग नहीं करेंगे तो और क्या कहेंगे, आपको स्कैमर ही ना बोलेंगे भाई, ये क्या कर रहे हो। उसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी, वही नॉर्मलाइजेशन का कोई क्या मेथड है। मतलब आज तक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि नॉर्मलाइजेशन का मेथड क्या है, लोग कैसे डिसाइड करें कि नॉर्मलाइज आप कैसे करोगे, क्या पॉइंट है आपका नॉर्मलाइजेशन का, क्लियर तो करो भाई। आप कभी इस पर बात ही नहीं करते हो, कभी तो इस पर कोई एडवर्टाइजमेंट निकालो कि हाँ नॉर्मलाइजेशन का ये कंडीशन है, बच्चे ध्यान में रखेंगे, उस चीज को मेंटेन करेंगे। नहीं, नॉर्मलाइजेशन पर कोई कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई। इतना बड़ा डिपार्टमेंट सॉरी, इतना बड़ा जॉब बट ट्रांसपेरेंसी जीरो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगला सवाल, रिपीटर प्रॉब्लम। मतलब एसएससी के पास इसका तो खैर कोई इलाज ही नहीं समझ में आ रहा है एसएससी को। मतलब इनको 1000 आइडियाज लोग दे दे, 1000 आइडियाज अलग अलग दुनिया दे रही है, बट इनको नहीं समझ में आता। इन पता नहीं इनके आंख पे पट्टी बंदी है, कान में क्या भूसा भरा है, समझ में नहीं आ रहा है रिपीटर प्रॉब्लम क्यों नहीं। और हर बार, अब देखो क्या हो रहा है, ऑब्वियसली रिपीटर्स को अलाउड है, देना चाहिए, क्योंकि अब किसी को पोस्ट इंप्रूव करना है, किसको अपना होम स्टेट चाहिए, अच्छा लेवल चाहिए, उनको देने का अलाउड है। बट आप देखो कि सिलेक्टेड बच्चे में से कई बार ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मजे के लिए एग्जाम देते हैं, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि मेरा 10 बार सिलेक्शन हुआ है। मतलब वो 22 में दे रहे हैं, 23 में भी दे रहे हैं, और कोई भी पोस्ट भर दे रहे, क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं भाई कि मैंने, है ना, उनको तो अपना बूस्टअप करना है ना भाई, कि मैंने 22 में भी सिलेक्शन ले लिया, मैंने 23 में भी सिलेक्शन ले लिया, मैंने 24 में भी लिया, भाई अब 25 में भी लेकर के ही दिखाएंगे सिलेक्शन। अरे ऐसे बच्चों को रोकने का कोई तो प्रावधान सोचो भाई। नए बच्चे कहां जाएंगे, नए बच्चे कौन से पोस्ट के लिए बढ़ेंगे।
हर बार आप वही है, हर बार रिपीटर है। इस बार रिजल्ट्स में जो 18,000 रिजल्ट है उसमें से 6,000 प्लस बच्चे पिछले साल के हैं, रिपीटर्स हैं, और सबको हाई लेवल पोस्ट तो नहीं मिली होगी। तो इसका मतलब है साफ साफ है कि इस 6,000 में बहुत सारे बच्चे लोअर पोस्ट कोई फिल किए हैं, मतलब वो ऑलरेडी जॉब में, उसके बाद वो लोअर पोस्ट फिल कर रहे हैं और उनको अलॉट हो गया, उनको लोअर पोस्ट अलॉट हो गया, या वो जो स्टेट इंप्रोवाइज करना चाह रहे थे वो हुआ ही नहीं, तो अब तो वो डीवी में नहीं जाएंगे, पोस्ट तो खाली ही रहेगी। जब पोस्ट खाली ही रहेगी तो क्या फायदा हो, जो नए बच्चों का जो बैंड बज रहा है उसका क्या भाई, मतलब कुछ नहीं। सेलेक्टेड बच्चे ही बार बार सेलेक्टेड हो रहे हैं, क्या होगा फिर नए बच्चे क्या करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, कहां से उनको हिम्मत रहेगी तैयारी करने की। अगला सवाल, हाई कट ऑफ। भाई इतने बड़े बने वाले यूपीएससी जैसा बड़ा बड़ा एग्जाम हो रहा है, इतने सारे एग्जाम्स होते हैं जिनका कट ऑफ है ना 50% से प्लस या फिर मैक्सिमम 60% प्लस रहता है। हमारे एसएससी का कट ऑफ जरा देखिए, 90 to 95% कट ऑफ है भाई। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ एग्जाम ही खराब है। आप सीजीएल एमटीएस का लेवल ही कुछ नहीं रख रहे हो, अब ना आप पेपर ही कुछ और बना रहे हो, स्टैंडर्ड जो पेपर है उसके क्वेश्चन रख नहीं रहे हो आप, ऐसा पेपर आपका डिफाइंड सिलेबस है। आगे मैं वो भी बात कर रहा हूं, अगला तो यही पॉइंट है, ठीक है, कि अजीबो गरीब सवाल जिनका कोई मतलब नहीं बनता, खास करके जीके में। अरे मैं अभी जीडी का क्वेश्चन करा रहा था और जीडी के क्वेश्चन में नेहा कक्कर पर बादशाह पर क्वेश्चन पूछा रहा है। अरे बहुत सारे लोग नाम भी नहीं सुना है इसका, इसलिए नहीं कि वो पढ़ नहीं रहे, अरे भाई इसका पढ़ाई से कोई लिंक ही नहीं है। आप बादशाह पे क्वेश्चन पूछ रहे, आप नेहा कक्कर पे क्वेश्चन पूछ रहे, आप नीति मोहन पे क्वेश्चन पूछ रहे, अरे ये लोग मतलब इन लोगों को सिंगर की कैटेगरी में नहीं गिना जाता, हम लोग नहीं गिनते हैं भाई, और आप इस पर म्यूजिक के क्वेश्चन पूछ दे रहे हो। मतलब आपका टॉपिक, आपका सिलेबस क्लासिक म्यूजिक है और आप पूछ रहे हो नेहा कक्कर और बादशाह पर क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन आप पूछोगे एग्जाम में, आप हर बार स्टैटिक जी के नाम पे कुछ भी पूछ दे रहे हो, मतलब कहां से लाते हो, कहां से वो नाम एग्जिस्ट भी करता है। अरे सवाल यह है कि आपने जो ये स्टैटिक जीके की टॉपिक बनाई जिससे आप प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा, इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछते हो, क्या इसका कोई सिलेबस है, क्या इसका कोई बुक है, कोई सोर्स है जहां से बच्चे पढ़ पाएंगे? अरे बच्चे तुक्का ही मार के आते हैं भाई, और तुक्का मारने में क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने बहुत पढ़ा सब बराबर है, क्योंकि तुक्का मारने में किसका लगेगा कौन जानता है। तो आपका तो कोई कोई डिटेल सिलेबस नहीं है ना, आपका कोई डिटेल सोर्स नहीं है, और आप जीके का पेपर इतना टफ कर दे रहे हो, जो जिसके सोर्सेज हैं उन पेपर में आप रद्दी सवाल पूछ रहे हो। आप इंग्लिश के अच्छे सोर्सेस हैं, लोगों का इंग्लिश पढ़ने के अच्छे सोर्सेस हैं, लेकिन इंग्लिश में रद्दी सवाल पूछोगे। मैथ्स के अच्छे सोर्सेस हैं, प्रीलिम मेंस में आप प्रीलिम से भी सड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हो। जिसके सोर्सेज हैं, जिसका सारा सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अवेलेबल है, सब कुछ है, उससे आप क्वेश्चन नहीं बन रहा आपसे अच्छा, और जिसका कोई सोर्स नहीं रखा उससे आप अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछ लो। मतलब पूरा लक बेस्ड सिनेरियो बना कर रखा है, मतलब तैयारी करके जाओ वहीं पहुंचोगे, नहीं तैयारी करके जाओ वहीं पहुंचोगे भाई। तो लोग जो दिन रात घस रहे, 10-10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनका क्या, ऐसे बच्चे क्या करेंगे? पेरेंट्स तो पूछते हैं भाई हम लोगों से कि 12-12 घंटे पढ़े फिर भी नंबर मार्क्स नहीं आ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको मैं कहां से समझाऊं ये लक बेस्ड सिचुएशन को। अगला रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतना बड़ा बड़ा जॉब देना है आपको, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, मतलब विदेश मंत्रालय से लेकर के हर बड़े ऑफिस में आप जॉब दे रहे हो, लेकिन आपसे ये ठीक नहीं हो पा रहा, आपसे रॉन्ग क्वेश्चन का समस्या हल नहीं हो रहा। हर एग्जाम में कौन सी टीम है भाई तुम्हारी, मतलब यहां पर जो मॉक टेस्ट लेने वाले जो वेबसाइट्स हैं वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते हैं, वो जबकि 50-50 सेट क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, प्रीलिम्स के मेंस के बनाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनका लेवल मेंटेन रहता है, उनका जो क्वेश्चन ऑथेंटिक रहता है, उनका आंसर की सही रहता है, हर चीज तुरंत देते हैं, है ना, एग्जाम के बाद तुरंत आंसर की उनका भी रिजल्ट मिल जाता है, उनका सब कुछ मेंटेन रहता है। आप इतना बड़ा डिपार्टमेंट होकर के, इतने अच्छे जॉब देकर के आपके रॉन्ग क्वेश्चन, और उसके बाद पहले तो भाई साहब रॉन्ग क्वेश्चन क्या करेंगे, बना देंगे, फिर आंसर की में आंसर उलट पलट करेंगे, है ना, फिर बच्चों से ही सजेशन मांगेंगे, एक क्वेश्चन का रिपोर्ट करने का 100 रुपए लेंगे, इससे आप 15-20 करोड़ रुपए कमा लो, है ना, आप कमा लो 15-20 करोड़ रुपए, और उसके बाद जिस क्वेश्चन में ज्यादा रिपोर्ट हो गया उसका आंसर बिना सोचे समझे चेंज कर, अरे देखो तो भाई उसका आंसर है भी कि नहीं चेंज करने लायक, सही है गलत है क्या है, आप जो बच्चा, और आपने मार्क्स कितने अच्छे रखे, मार्क्स में एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स, यानी कि अगर एक गलत हुआ तो भाई सीधा -4, तो पूरा तो रिजल्ट ही हेर फेर हो जाएगा, और वही हो रहा है, सारे मेहनत पे पानी फेर रहे हैं आप रॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में।
क्यों भाई? आप 2 दिन बाद 10 दिन बाद ही आंसर की रिलीज करो। आप उन आंसर पे रिसर्च क्यों नहीं करते? आपकी टीम क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूं, उस पर मैं दिन रात रिसर्च करके तब मैं वीडियो बनाता हूं, ऑथेंटिक जो कंटेंट है उसको ढूंढ करके बनाता हूं। आप रिजल्ट दे रहे हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हो, आपसे ऑथेंटिसिटी मेंटेन नहीं हो रही, आपसे क्वेश्चन नहीं मेंटेन हो रहा है, आपसे ना क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ना क्वेश्चन ठीक किए जा रहे हैं। अगला इशू, फाइनल आंसर की इशू। अरे भाई समझ में नहीं आता, तुम रिजल्ट दे देते हो, तुम ज्वाइनिंग करा दो, तब तुम फाइनल आंसर की रिलीज करते हो। बच्चे कैसे जानेंगे कहां गए? आपने फिर गड़बड़ी की हो, क्या पता? क्या पता है कि आपने फाइनल आंसर की में भी गड़बड़ी की? और कहां से बच्चे कैसे रिपोर्ट करेंगे जब आपने रिजल्ट भी दे दिया, आपने है ना पोस्टिंग भी कर दी, बच्चों को है ना ज्वाइनिंग भी करवा दिया, और अब जो हम मतलब जो बच्चे बच गए हैं वो बच्चे अब क्या करें भाई? उनका सिलेक्शन अब पता चलता है फाइनल आंसर की में आपने गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि आप तो करते हैं, आपकी आदत है एसएससी, आप तो यही करिएगा। आंसर की जो टेंटेटिव होता है फाइनल में एकदम डिजास्टर ही चेंज कर देते हैं, और कर दिया, इस बार भी किया है। पोस्ट प्रेफरेंस भर, अरे भाई जरूरत है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले फाइनल आंसर की दें, ताकि ताकि बच्चा क्लियर हो पाए कि हाँ मेरे एक्चुअल में इतने ही मार्क्स बन रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ेगा। अब जैसे मैंने कहा कि जो बच्चे रिपीटर्स हैं, है ना, अगर उनको मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो भाई वो क्या करेगा? वो पोस्ट प्रेफरेंस क्यों ही बढ़ेगा? वो ऑलरेडी जॉब में है, तो वो छोटे लेवल के पोस्ट जॉब को क्यों बढ़ेगा? लेकिन वो बढ़ते हैं, क्या पता आंसर ही चेंज हो जाए, 20-25 नंबर का हेर फेर हो जाए भाई, उनको हायर पोस्ट मिल जाए, इस चक्कर में वो लोअर भी भर देते हैं और हो जाता है उनका। और फिर क्या होता है, ऑलरेडी वो लेवल 5 में, फिर लेवल 4 या लेवल 5 में हो गया, तो क्यों ही जॉब लेंगे भाई? तो वो तो खाली सीट छोड़ेंगे, सीट वैकेंट फिर रह गई। मतलब तुम्हें इतना, मतलब एसएससी को इतना समझ में नहीं आ रहा कि भाई आप पहले फाइनल आंसर की रिलीज कर दो, लोगों को अपने नंबर श्योर हो जाएंगे तो वो उसके हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस डालेंगे। इससे पोस्ट जो है वो वेस्ट भी नहीं होगा, लोगों को सही जॉब मिलेगा, लोग श्योर हो पाएंगे भाई। आप जो एकदम ये बात रात के 12 बजे उठते हो और एक सीधा हार्ट अटैक दे देते हो लोगों को भाई, ये सारे इश्यूज, ये एक इश्यूज नहीं है, इस तरह के कितने इश्यूज हैं एसएससी के अंदर। क्वेश्चन का लेवल नहीं संभाला जाता, आंसर की नहीं हो रहा है, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं संभाल रहा आपसे, है ना, आप रिपीटर्स का समस्या का कोई रिजोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो, तो कहां से नए बच्चे कंपीट कर पाएंगे? कहां से नए बच्चे में हिम्मत रहेगी एग्जाम फाइट करने की? खैर ये इतने सारे सवाल हैं, है ना, इतने सारे जो बातें हैं वो एसएससी रिलेटेड है। मैं बस यही कह सकता हूं यहां पर 2-3 बातें। देखिए सबसे पहली बात है कि जो भी जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसका विरोध हो, है ना, उसको लेकर के जो भी है, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, एसएससी को मेलिंग हो, आप लोग भी सभी लोग, है ना, अभिभावक हो, स्टूडेंट्स हो, सब कोई करिए, मैं भी कर रहा हूं, हर कोई ये चीज करिए। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है, मैं अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि बच्चों का साथ दीजिए, वो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, बट अगर इतना लक बेस्ड एग्जाम रहेगा तो बच्चे कहां से कर पाएंगे भाई? आप साथ दीजिए, उनका सपोर्ट करिए, वरना वो कुछ भी कर लेंगे। अगर ये इस तरह से मार्क्स बढ़ा, इस तरह से नॉर्मलाइज किया जाएगा, इस तरह से रिजल्ट दिया जाएगा, तो वो तो पागल ही होंगे ना भाई। तो हर कोई अपना अपना रोल प्ले करें, और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें पता चले कि ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कोर इश्यूज हैं जो रिजॉल्व होने जरूरी हैं, और तभी ये चीजें ठीक हो पाएंगी, तभी ये पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वरना नहीं आएंगी, वरना हम आप ऐसे ही फंसे रह जाएंगे सारे लोग। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, जो भी आपको लग रहा है शेयर करिए। ऑब्वियसली मेरा चैनल नया है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, बट मैं आपकी इश्यूज को रेज ज़रूर करूंगा, आपके साथ हूं, है ना, आगे भी, है ना। ये चैनल मैंने बनाया इसी चीज़ के लिए, हर तरह के इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। एसएससी से रिलेटेड और भी इस इश्यूज पर और भी वीडियोस आएंगी नो डाउट, और भी जो भी चीज़ें पता चलती हैं आंसर की आने के बाद, ये सारे क्या चेंजेस है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस चीज़ के बारे में बताएंगे, है ना।